गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत अध्याय 2 में सल्तनत काल की शुरुआत करेंगे। जैसा पिछली कक्षा में पिछले दिनों जो पढ़ाया गया उसमें पहला अध्याय भारत में इस्लाम का आगमन पढ़ाया गया, जिसका सारा अभ्यास प्रश्न तक जो है हो चुका है। इसलिए आज दूसरा पाठ हम सल्तनत काल की शुरुआत पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा आपको यह बताया गया था पिछले पाठ में कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और तथा दिल्ली सल्तनत का जो है शासक के रूप में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना। सल्तनत काल की शुरुआत तुर्क शासकों ने की। मोहम्मद गोरी भारत में राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन इकट्ठा करके लौट जाना था। लेकिन 1206 ईस्वी में ही भारत में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई और 1206 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलामों में सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा योद्धा था, वह दिल्ली सल्तनत का यानी कि तुर्क शासन की स्थापना किया। दिल्ली सल्तनत उसे कहते हैं कि तुर्क शासक जो होते थे वह अपने आप को सुल्तान का पद धारण करते थे अथवा सुल्तान का उपाधि धारण करते थे। 1206 ईस्वी के पहले भारत में सुल्तान का पद नहीं था अथवा सुल्तान शब्द था ही नहीं। ये गोर राजाओं में था, गोर शासकों में था। लेकिन 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बना, उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वह सुल्तान के रूप में गद्दी धारण किया। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है यानी कि कुतुबुद्दीन के ऐबक के शासन से प्रारंभ होता है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि तुर्क शासन का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था अथवा सुल्तान का पद प्रारंभ करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस तरह से सुल्तान से ही सल्तनत बना अथवा सुल्तान शासन करने वाले, तो वह सल्तनत काल कहलाया। इस सल्तनत काल में जो है भारत में अधिक 5 वंशों के शासन किए हैं। आगे आपको बताया जाएगा विधिवत, जिसमें पहला यह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद खिलजी वंश का शासक आता है। इसके बाद तुगलक वंश का शासक आता है। फिर सैयद वंश का शासन आता है और लास्ट 5वां वंश जो है लोदी वंश का शासन आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय भारत का अथवा दिल्ली का सुल्तान बना, उस समय तक तुर्कों का जो है संपूर्ण उत्तर भारत पर एकाधिकार स्थापित हो गया था अथवा संपूर्ण उत्तर भारत पर साम्राज्य स्थापित हो चुका था।
लेकिन फिर भी दिल्ली सुल्तनत के सामने कुछ चुनौतियां थी। तो दिल्ली सुल्तनत के सामने क्या चुनौतियां थी? तो सल्तनत के सामने चुनौतियां। सल्तनत के सामने प्रमुख रूप से 3-4 चुनौतियां थी, जिसमें पहला है अमीर सरदार। तुर्कों में जो है कुछ अमीर सरदार होते थे जो शासन में, प्रणाली में अथवा शासन व्यवस्था में उनका ही ज्यादा प्रभाव स्थापित होता था और उन्हीं की शासन व्यवस्था में चलती थी। वो समय समय पर राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है अमीर सरदारों की थी। तो ये अमीर सरदार है, यह चुनौती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र रूप से वो शासन नहीं कर सकता था, ऐसा उसके सामने चुनौती थी। तो उसने अमीर सरदारों को जो है मिला जुला करके धार्मिक रूप से जो है उनको भावनाओं में ले करके जो है शासन प्रशासन करने का कोशिश किया और अमीर सरदारों को ज्यादा से ज्यादा खुश रखता था, उनका सम्मान करता था। इस तरह से पहली चुनौती जो है अमीर सरदार की चुनौती को उसने स्वीकार किया। दूसरी चुनौती दिल्ली सल्तनत की थी बाह्य आक्रमण की। बाह्य आक्रमण। दूसरी चुनौती कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने दूसरी चुनौती थी बाह्य आक्रमण की। और संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में जो है बाह्य आक्रमण की चुनौती रही है। जैसा ही सल्तनत काल में ही आप आगे पढ़ेंगे, चंगेज खां नाम का जो है व्यक्ति जो है आक्रमण किया था। तो ये चूंकि यह खुद बाहर के लोग थे अथवा गोर वंश के लोग थे, मोहम्मद गोरी गोर वंश का शासक था, इसलिए जो वर्तमान अरब और इराक में पड़ता है वहां से आए हुए भारत में जो है ये शासन कर रहे थे। तो इनके सामने हमेशा ये भय बना रहता था कि कोई अन्य विदेशी शासक आ करके जो है भारत पर आक्रमण न कर दे और या हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे जिससे हमारी सत्ता चली जाए। तो इस तरह से यह बाह्य आक्रमण की जो है चुनौती थी। इसके लिए इन्होंने सेनाओं को सुदृढ़ किया अथवा सैन्य शक्ति को मजबूत किया ताकि बाह्य आक्रमण से बचा जा सके। तीसरी चुनौती साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार तीसरी चुनौती थी कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने साम्राज्य विस्तार की। तो जैसा कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं तो मात्र यह 4 वर्ष तक ही शासक बना। 4 वर्ष तक 1206 ईस्वी में से 1210 ईस्वी 1210 ईस्वी मात्र 4 वर्षों के शासन काल में जो है इसके सामने ये चुनौती थी कि साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए। क्योंकि जो जब पद धारण किया तो अमीर सरदारों बाह्य आक्रमण आज चुनौतियों को उस समस्या को सामना कर रहा था। तो आगे साम्राज्य विस्तार के सामने उसकी चुनौती थी, जबकि उसने साम्राज्य का विस्तार कर भी नहीं पाया। यानी कि कुतुबुद्दीन मात्र 4 वर्ष तक ही शासन किया, केवल 4 वर्षों तक, केवल 4 वर्षों तक शासन किया। इसलिए जो है यानी कि उसने साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। चौथी समस्या थी
लोगों का विद्रोह। भारतीय लोगों का विद्रोह। भारतीय लोगों का विद्रोह, चूंकि सल्तनत काल के सामने ये चौथी समस्या थी अथवा चौथी चुनौती थी कि भारत में शासन करना या भारत पर कोई नीति को थोपना, भारत में प्रशासन करना, यहाँ के जनता को यानी कि देख करके अथवा इन जनता कभी विद्रोह ना कर दे, या यहाँ के राजा कभी जो है जनता का सहयोग लेकर के विद्रोह ना कर दे, इसकी जो है उन्हें हमेशा जो है भय बना रहता था। तो ये चार चुनौतियां थी जिसका समय समय पर सल्तनत काल के जो तमाम वंशों के शासक हुए हैं उन समस्याओं से जूझते हुए शासन करना पड़ा। ये गुलाम वंश में कुल 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें 5 वंशों में जो है पहला है गुलाम वंश। तुर्क शासकों की वंशावलियां। तुर्क शासकों में 5 तुर्क शासकों 5 गुलाम वंशों के जो है शासकों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी। लगभग 320 वर्ष। देखिए सल्तनत काल जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन रहा है, जो लगभग 320 वर्षों तक इनका शासन रहा है। इन तुर्कों का जो शासन 320 वर्ष तक रहा है। 1526 ईस्वी में जो है बाबर, जो प्रथम मुगल शासक आता है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है एक नए वंश, मुगल वंश का शासन करता है। तो इस तरह से हम तुर्क शासकों में देखते हैं 5 वंशों के शासन करते हैं, जिसमें पहला 1206 से 1290, 1206 से 1290 ईस्वी। फिर 1290 से 1320 ईस्वी। फिर 1320 से 1412 ईस्वी। 1412 से
1451 ईस्वी, 1451 ईस्वी, 1451 ईस्वी। फिर 1451 से 1526 ईस्वी। इस तरह से जो है देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक, सैयद वंश 1412 से 1451 ईस्वी तक, लोदी वंश 1451 से 1526 तक। इस तरह से ये शासन करते हैं। इसमें हम पहला देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश हम देखेंगे 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, 1290 ईस्वी तक ये देखेंगे। गुलाम वंश में कई शासक हुए हैं। जैसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया जो भारत की पहली महिला सुल्तान थी, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। ये 4 शासकों का उल्लेख आता है, जिसमें हम पहला कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का आशय यह डेली लाखों को गरीबों और असहायों विकलांगों को दान दिया करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने कुछ निर्माण के कार्य किए हैं। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार तथा कुतुब मीनार कुब्बत उस इस्लाम मस्जिद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इसने फेमस है, यानी कि निर्माण कार्य में ये बहुत प्रसिद्ध था। तो इस तरह से इसने निर्माण कार्य किया। 1210 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन की 1210 ईस्वी में मृत्यु, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। चौगान खेलते हुए। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो है आपको यहाँ संक्षेप में जानकारी दी गई। क्योंकि इस इतिहास में जो कक्षा 7 के इतिहास में आपको बताया जा रहा है, बहुत संक्षिप्त इतिहास की जानकारी दी गई है। तो जो जानकारी आपके पाठ्यक्रम में था, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक तक दिया गया। अगला दूसरा शासक के रूप में इल्तुतमिश के बारे में हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक इसको वीडियो को देखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।